वॉइस क्लियर है? ओके। मैंने इंटायर स्क्रीन शेयर किया ना। हाँ। तो मैंने पिछले 2 क्लासेस में जेटपैक कंपोज का ओवरव्यू दिया कि जेटपैक कंपोज क्या है, कैसे वर्क होता है जेटपैक कंपोज में। तो स्टार्टिंग से बता देता हूँ सारी चीज़ें। जब भी हमको जेटपैक कंपोज का कोई प्रोजेक्ट करना होगा तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू में, न्यू प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद ये एम्प्टी, ये जो सिंबल है ना हेक्सागन का, जेटपैक कंपोज का लोगो, इसको सेलेक्ट करके हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट होगा जेटपैक कंपोज का। ठीक है। तो ऐसा करके देखना आज, यूआई वगैरह उसमें चेंजेस कर करके ट्राई करना, जो भी कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो जेटपैक कंपोज का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसा क्या रहता है। ये हाँ शायद उस दिन मैंने क्लास में मिस कर दिया था बताना। नॉर्मल प्रोजेक्ट जैसा ही रहता है, जैसे हमारे एक्सएमएल व्यूज सिस्टम में प्रोजेक्ट होते हैं ना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होता है, कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं अंदर। जैसे इसमें ऐप मॉड्यूल होता है, ग्रेडल फाइल्स होती हैं, सारी चीज़ें वैसी हैं, कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ मेजर। बस ये है कि इसमें हम सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर लेके चलते हैं, और बहुत ही रेयर केस में हम मल्टीपल एक्टिविटीज बनाते हैं। जब हमको बहुत ही डिफरेंट यूजर फ्लो लेके चलना है, 2-3, तो हम उस केस में बना सकते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज। नहीं तो हम यहाँ पे सिंगल एक्टिविटी यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जावा, फिर इसके अंदर ये जो भी कॉम एग्जाम्पल जेटपैक कंपोज प्रैक्टिस है, इसके अंदर हमको एक यूआई थीम मिला हुआ है, यूआई डॉट थीम, और एक हमको मेन एक्टिविटी मिली हुई है हमारी फाइल, जिस जो हमारी एक तरह से होस्ट एक्टिविटी है। यहाँ पे ही सारी चीज़ें हम लॉन्च करेंगे, मतलब एंट्री पॉइंट अभी का हमारा ये है मेन एक्टिविटी। और इसमें UI डॉट थीम करके एक फोल्डर है या पैकेज है, जिसके अंदर कलर डॉट के टी, थीम डॉट के टी एंड टाइप डॉट के टी है। हम व्यूज सिस्टम में क्या करते थे, जो भी हमारे कलर्स होते थे, थीम होते थे, वो सारे हम वैल्यूज के अंदर, ये या तो XML जो अपने, हाँ, वैल्यूज के अंदर थीम्स फाइल होती थी उनमें हम डिक्लेयर करते थे, या तो कलर्स फाइल में। लेकिन जेटपैक कंपोज के लिए हम सारा कुछ यहाँ डिफाइन करेंगे, कलर्स डॉट के टी, थीम डॉट के टी, टाइप डॉट के टी। तो कलर डॉट के टी में क्या हम कलर डिफाइन करते हैं, कलर जितने हो गए, अगर हमारे प्रोजेक्ट में हम कुछ भी यूज करने वाले हैं तो हम वो सारे कलर्स यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? ओके। तो ये सारे कलर्स हम यहाँ डिफाइन करेंगे। कुछ भी हमको जैसे रैंडम कोई ग्रीन कलर डिफाइन करना है, अगर वेल ग्रीन, डार्क कलर, और ये स्टार्टिंग में जो हम देते हैं 0x, ये शायद नहीं नहीं, ये हमको ऐसे यूज करते हैं हर चीज में। कितने डिजिट के हो रहे हैं? 8 डिजिट का, हाँ। तो ये जो स्टार्टिंग का डबल एफ है, ये होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी, मतलब ओपेसिटी, कि कौन सा कलर कितना डार्क होगा। तो हर चीज का एक परसेंटेज होता है। तो कभी भी अगर ओपेसिटी सर्च करना तो नेट में सर्च कर सकते हो कि ये ओपेसिटी का ये कोड क्या होता है, हेक्स कोड क्या होता है, ओपेसिटी हेक्स कोड। ये डबल एफ मतलब 100%। अगर ग्रीन कलर है तो प्रॉपर वो 100% दिखेगा, लेकिन अगर इसी को तुम कम अगर परसेंटेज में यूज करोगे, जैसे 5%, 10%, तो वो हल्का ब्लरी होगा, ट्रांसपेरेंट सा होगा। मतलब समझ रहे हो कितनी डेप्थ है किसी भी कलर में, वो हम डिफाइन करते हैं ये ओपेसिटी से। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमारे वो होते हैं कि कितने परसेंटेज डार्क है। अगर डबल एफ है तो मतलब समझ जाओ 100% डार्क होगा। बाकी ये तो हमारा मेन कलर कोड हो गया। तो हम हैश टैग की जगह जीरो जीरो यूज करेंगे, और एक्स, और डबल एफ, कोई भी हमारा कलर हम रैंडम ले लेते हैं, JKLM।
अगर एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता लगता है। तो मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ ग्रीन का क्या है। यहाँ से हम खुद से भी बना सकते हैं कलर कोड। हमको अगर ये ग्रीन चाहिए, हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, वो हम यहाँ यूज कर लेंगे। और 4C को हटा देंगे, ट्रांसपेरेंसी। हाँ मतलब कलर अपन डिफाइन कर लेंगे, कलर कोड तो सबको मिल ही जाते हैं, बस ये देख लो कि कैसे हम कोई भी नया कलर डिफाइन करते हैं। ये पर्पल आ गया, ग्रीन लिखा है मैंने, वो मैटर नहीं करता। तो ये था हमारा कलर्स डॉट के टी। थीम्स में हमारे क्या रहते हैं, जो भी हम थीम डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। लाइट कलर में क्या रहता है, लाइट कलर स्कीम एंड डार्क कलर स्कीम। अगर हम अपने ऐप को दोनों में चाहते हैं रन करना, तो हम अपना प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी ये सारे कलर्स हम डिफाइन करेंगे। प्राइमरी कलर क्या होता है, जो हमारे मेन कंपोनेंट्स में, जैसे बटन हो गया, बटन में जो दिखेगा, टूल बार में जो दिखेगा, प्राइमरी कलर होता है। हर कलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ भी मतलब ये सारी चीजें तुम कर सकते हो कि प्राइमरी कलर का क्या यूज है। समझ लो कि प्राइमरी का मतलब होता है ये बटन पे यूज होने वाला है, ठीक है। सपोज ये बटन पे यूज होने वाला है प्राइमरी, तो ऑन प्राइमरी क्या होगा कि अब बटन पे तो प्राइमरी यूज हो रहा, अब उस प्राइमरी के पर हम डिफाइन करता है। सर अभी हम दो कलर हम डिफाइन करते हैं कि हम दोनों डिवाइसेस में मतलब अलग कलर्स हों उसके, मतलब दोनों टाइप के थीम में, डिवाइसेस में नहीं, थीम में। सेकंड, हाँ तो ये हमने डार्क कलर स्कीम डिफाइन कर रखा है, लाइट कलर स्कीम, और साथ में इसमें हमने एक कंडीशन भी दे रखी है कि जो कि बाय डिफॉल्ट आती हैं, सारी चीजें बाय डिफॉल्ट रहती हैं। और ये कलर स्कीम क्या गेट कर रहा है, ये गेट कर रहा है कि एंड्रॉइड का अभी जो सिस्टम का बाय डिफॉल्ट थीम है वो कौन सा है। अगर डार्क थीम सेलेक्ट कर रखा है यूजर ने तो डार्क कलर स्कीम दिखाओ, नहीं तो लाइट कलर स्कीम दिखाओ। सिंपल है ये, इसमें कोई खास चीज नहीं है। और मटेरियल थीम का ये कंपोजेबल हमने बनाया जो कि हमारे पूरे ऐप का थीम डिसाइड करेगा। अब इसमें हम कलर स्कीम पास कर रहे हैं, दूसरा हम टाइपोग्राफी पास कर रहे हैं। टाइपोग्राफी क्या होता है कि हम इसमें फॉन्ट स्टाइल क्या देने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट का। तो हर प्रोजेक्ट की क्या होती है, कुछ एक स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है हर प्रोजेक्ट में। कोई यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल, अलग अलग टाइप फॉन्ट होते हैं ना, तो कोई अगर रोबोटो यूज कर रहा है तो वो सारी टाइपोग्राफी में डिफाइन कर सकता है कि अलग अलग, जैसे बॉडी लार्ज बना सकता है, टाइटल लार्ज बना सकता है, ये सारी चीजें डिफाइन कर सकता है विद फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डिफॉल्ट यूज हुई है, तुम रोबोटो कर सकते हो, पॉपिंस कर सकते हो, फिर फॉन्ट के लिए एक अलग फाइल बनानी पड़ती है हमें। तो ये सारी चीजें थी ओवरव्यू हमारे प्रोजेक्ट का। अब हमारी मेन एक्टिविटी में आते हैं, जिसमें सिंपल कोड होता है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, बस हमको एक सेट कंटेंट मिल जाता है जिसके अंदर एक ग्रीटिंग फंक्शन होता है। और ग्रीटिंग फंक्शन एक तरह से जैसे हम एक्सएमएल लेआउट बनाते थे ना कोई भी एक्टिविटी, तो उसमें सिंपल एक हेलो टेक्स्ट आ जाता था या सिंपल टेक्स्ट कोई आ जाता था, टेक्स्ट व्यू खुद से बन के। तो बाय डिफॉल्ट हमको कुछ फंक्शंस यहाँ पे बने हुए ऑलरेडी मिल जाते हैं, कंपोजेबल फंक्शंस। तो हाँ, अब जेटपैक कंपोज अलग कैसे हुआ हमारे एक्सएमएल व्यू सिस्टम से। एक्सएमएल व्यू सिस्टम में क्या होता था, हमारा यूआई डिफाइन करते थे हम एक्सएमएल में, और उसको यूज करते थे हम अपनी एक्टिविटी में। और क्या करते थे, इधर हम सेट कंटेंट व्यू का यूज करते थे, सेट कंटेंट व्यू का, ठीक है। वो सेट कंटेंट व्यू का करता था कि एक्सएमएल के जो भी सारे व्यूज हैं उनको कन्वर्ट करता था हमारे कोटलिन के ऑब्जेक्ट्स में, जिससे हम उसको यूज कर पाए यहाँ पे। तो फिर हम क्या करते थे, बाइंडिंग का यूज कर, जो भी हम व्यूज हमने डिफाइन कर रखे हैं उनका हम यूज करते थे। लेकिन जेटपैक कंपोज में क्या होता है, ऐसा हर सारा यूआई हम इन कंपोजेबल्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। और कंपोजेबल्स क्या होते हैं, एक तरह से फंक्शन ही होते हैं, बट उसमें ये अनोटेशन लगा होता है, ऐड कंपोजेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी सिंपल फंक्शन में हम ऐड कंपोजेबल लगा देते हैं तो वो बन जाता है
ऐसा कंपोजेबल जिसके अंदर हम यूआई डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आफरीन यहाँ तक समझ में आया कि सिंपल हम किसी फंक्शन में अगर एट कंपोजेबल लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि अब उस फंक्शन के पास पावर आ गया है कि वो यूआई रेंडर कर सकता है खुद में। ठीक है, अब जिस तरह से एक्सएमएल व्यू सिस्टम में क्या होते थे, मल्टीपल व्यूज होते थे, बटन होती थी, टेक्स्ट होता था, तो इसमें भी मल्टीपल कंपोजेबल्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। लिस्ट के लिए होता है रिसाइकलर व्यू की जगह लेजी कॉलम, बटन के लिए बटन कंपोजेबल होता है, इसके लिए लेजी लेजी कॉलम कंपोजेबल, हर चीज फंक्शंस के थ्रू हो रही होगी। तो ये क्या हुआ, हमारा सिंगल लैंग्वेज में हमने यूआई भी बना लिया और हम अपना डेटा लॉजिक भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जेटपैक कंपोज का ओवरव्यू। ठीक है, अब हम समझेंगे जेटपैक कंपोज की जो जान है वो क्या है, मतलब एकदम बेस फंडामेंटल चीज क्या है। स्टेट्स, स्टेट क्या है, जैसे हम वेरिएबल बनाते थे ना एक्सएमएल सिस्टम में या किसी भी अदर लैंग्वेज में, हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल कोई भी वैल्यू होल्ड करते हैं और ये चेंज हो सकते हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है। अगर लेकिन हम इन वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन में यूज करते हैं तो अगर इनमें कोई चेंज होता है तो क्या वो फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाता है क्या? नहीं होता। फंक्शन तो तभी कॉल होता है जब हम उसका उसका नाम यूज करके हम उसमें ब्रैकेट लगा के, ऐसे जैसे काउंटर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जब हम कॉल करेंगे ना तभी वो फंक्शन खुद से कॉल होता है। वैसे ऐसा नहीं होता कि कोई वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है तो वो दोबारा अपने उस फंक्शन को कॉल कर दे, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है, स्टेट। स्टेट का क्या काम होता है कि ये इनिशियली कोई एक वैल्यू होल्ड करते हैं, जैसे अभी ये 0 होल्ड कर रहा है। इंटीजर का हमने स्टेट बनाया इसलिए म्यूटेबल स्टेट ऑफ इंटीजर वैल्यू डाल रखी है। अगर हम स्ट्रिंग का बनाते हैं तो हम वेर नेम रखते हैं, बाय रिमेंबर करते हैं। अब रिमेंबर का क्या यूज है ये भी बताऊंगा। म्यूटेबल स्टेट ऑफ स्ट्रिंग, कुछ चीजें रिवाइज हो रही होंगी तो देख लेना, तुम लोग भी विवेकानंद हेमंत, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रिंग, हमारा क्या हो गया, स्टेट जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। अब किसी भी अदर वैल्यू, मतलब किसी भी अदर टाइप का हमको स्टेट बनाना है तो सेम डिफॉल्ट में जो वैल्यू तुम यहाँ रखोगे उसके हिसाब से वो बन जाएगा स्टेट तुम्हारा। अभी ये स्ट्रिंग है, ये देखो, ये होता है एक वेरिएबल ही है, बट ये क्या करता है, अगर इनको तुमने कंपोजेबल में यूज कर लिया, सपोज करो कि काउंटर नाम का हमने स्टेट बना रखा है, ठीक है, और इस टेक्स्ट में तुमको एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंटर को कॉल कर दूंगा इस टेस्ट प्रीव्यू के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं समझाने को, लेकिन जल्दी जल्दी समझाऊंगा। ये हमारा सिंपल ऐसा सोच लो प्रीव्यू फंक्शन है, इसके अंदर जिस फंक्शन को कॉल कर दोगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे तुमको साइड स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ये देखो हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर जो भी हम यूआई डिफाइन करते जा रहे हैं उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे लोड हो रहा है। अभी यहाँ पे आ जाएगा बन के। ठीक है, तो आफरीन इसका क्या काम हुआ, प्रीव्यू शो करना किसी भी चीज का। शो बैकग्राउंड ट्रू कर रखा है जिससे ये बैकग्राउंड भी दिखाएगा। शो सिस्टम यूआई कर रखा है तो मतलब पूरा ऐसा एक डिवाइस जैसा बन के आ रहा है। अब ये हमने सिंपल एक टेक्स्ट लिया है इस काउंटर के अंदर। इस फंक्शन के अंदर हमने दो फंक्शन लिए हुए हैं, तीन सॉरी, पहला तो कॉलम, दूसरा टेक्स्ट और तीसरा बटन। ठीक है, तो ये हमारे तीन कंपोजेबल हमने इसमें यूज किए हुए हैं। कंपोजेबल भी एक फंक्शन ही होते हैं, तो बार बार मैं उसको कंपोजेबल से रेफर करूंगा क्योंकि वो यूआई डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉलम किसकी तरह वर्क कर रहा है अभी तक, अभी लीनियर लेआउट वर्टिकल की तरह। क्यों? क्योंकि कॉलम जब भी तुम क्रिएट करते हो तो उसमें हम आइटम कैसे स्टैक करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में, पहले ऊपर एक, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे कॉलम क्या होती है वर्टिकल फॉर्म में हम उसमें चीजें स्टोर करते हैं। रो क्या होती है, हम हॉरिजॉन्टली उसमें स्टोर करते जाते हैं। तो एक टेक्स्ट हमने दिखा रखा है, ये हमारा काउंट, और उसके नीचे एक बटन हमने लगा रखा है। तो ये पहला व्यू हुआ, ये दूसरा व्यू हुआ, तो इसमें वर्टिकली ये आ गए। ठीक है, कमेंट क्यों कर दिया, एक सेकंड लोड हो जाए। हाँ, और इस टेक्स्ट की हमने क्या कर रखी है, कोई भी फंक्शन क्या होता है पैरामीटर्स लेता है कुछ।
तो उसी तरह हमारे जितने भी कंपोजल फंक्शन है जो यूआई डिफाइन करते हैं, वो भी कुछ पैरामीटर्स लेते हैं जिसके बेस पे वो यूआई डिफाइन करते हैं। जैसे टेक्स्ट लेता है, टेक्स्ट अगर टेक्स्ट फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है टेक्स्ट, जो क्या होती है कि जो भी वो वैल्यू शो करने वाला है स्क्रीन पे, अगर इसमें तुम कुछ भी लिखोगे यहाँ पे शो होगा। जैसे टेक्स्ट व्यू में जो भी हम टेक्स्ट में वैल्यू डालते थे वो शो होता था, उसी तरह हमने टेक्स्ट ले रखा है। फॉन्ट का साइज दे रखा है, अलग अलग पैरामीटर तुमको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे खुद से। जैसे इस पे होवर करो तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, टेक्स्ट आ रहा है, मॉडिफायर आ रहा है, कलर आ रहा है, कलर दे सकते हो तुम इसे, फॉन्ट साइज दे सकते हो, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो, फॉन्ट वेट दे सकते हो, फॉन्ट फैमिली, लेटेस्ट स्पेसिंग। इसके लिए तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत सारी चीजें मैंने कवर की है उसमें। सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पे काउंटर वेरिएबल बना लिया। अब इस प्रीव्यू को मैं चाहता हूँ क्लिक कर सकूं, इसलिए हम इसको क्लिकेबल भी बना देते हैं, स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इसमें काउंट का यूज किया हुआ है, तो इनिशियली काउंट क्या है, 0 है, तो वो 0 दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने काउंट को प्लस प्लस किया है, इसका मतलब कि काउंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो ये स्टेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वो हो क्या रहा है, इसके पीछे हो रहा है स्टेट रिकम्पोजिशन। हमने हाँ, स्टेट रिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी कंपोजिबल में कोई एक स्टेट यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, जब भी उस स्टेट की वैल्यू चेंज होती है ना, तो ये कंपोजिबल री रेंडर हो जाता है, री रेंडर या रिकम्पोज हो जाता है। इसका मतलब दोबारा से ड्रॉ होता है वो स्क्रीन में। पहले वो काउंट 0 शो कर रहा था, बट हमने एक बार इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये क्या करेगा, फोर्स करेगा टेक्स्ट को रीड्रॉ करने के लिए खुद को, कि भाई पहले तुम काउंट 0 दिखा रहे थे, अब वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो तुमको रीड्रॉ होना पड़ेगा, जिससे तुम काउंट 1 शो कर सको। तो इससे क्या होता है, अपडेट हमको खुद से नहीं करना पड़ रहा। जब भी स्टेट यूज कर रहे हैं, फंक्शन खुद ब खुद खुद को कॉल कर ले रहा है। समझ रहे हो, टेक्स्ट फंक्शन को तुमको कॉल नहीं करना पड़ा वैल्यू चेंज करने के लिए, वो खुद कॉल हो गया। इसे ही बोलते हैं स्टेट रिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आफरीन? बेसिक ही कॉन्सेप्ट बताएं, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल अगर तुम यूज कर रहे होगे तो वो किसी फंक्शन को अपडेट नहीं कराएंगे इनकी वैल्यू में चेंज होगा तो। लेकिन जब काउंट हम स्टेट यूज कर रहे हैं ना, तो स्टेट क्या करेगा, अपने होस्ट कंपोजल को री रेंडर करवा देता है जब भी इनमें वैल्यू चेंज होती है। तो इसका फायदा हमें तब मिलता है जैसे हमको बाइंडिंग डॉट सेट टेक्स्ट हमको कराना पड़ता है जितनी बार इसमें वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसमें क्या है, हमको वैल्यू खुद से नहीं अपडेट करानी पड़ रही, अपने आप हो रही है, बस हम इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट रिकम्पोजिशन। और कुछ कंपोजेबल्स हमने कवर किए, जिसमें कॉलम कवर किया, टेक्स्ट कवर किया, बटन कवर किया। बटन में हमको एक ऑन क्लिक पैरामीटर मिलता है जो कि एक लैम्डा रिटर्न करता है। और लैम्डा क्या होता है, ये एडवांस कॉटलिन जब पढ़ोगे दोबारा रिवाइज कर लेना तो और अच्छे से समझ में आएगा कि लैम्डा कैसे वर्क करते हैं। और ये जो लास्ट लैम्डा होता है उसको हम हमेशा बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के, तो इस वजह से हमने इसको बाहर रख रखा है। कैसे, देखते हैं इसमें पैरामीटर की लास्ट लैम्डा में क्या था। लास्ट लैम्डा में हमको कंटेंट नाम का एक कंपोजेबल ही मिला था, तो इसका मतलब ये था कि एक ऐसा लैम्डा हमने इसमें डिफाइन कर रखा है जो कि खुद ब खुद, मतलब खुद एक कंपोजेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी कंपोजेबल बटन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा एडवांस कॉटलिन पढ़ लोगे और उससे कंफर्टेबल हो जाओगे, तो तुमको जेट पैक कंपोज उतना जल्दी समझ में आएगा। उसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेट यूज हो रहे हैं, स्टेट रिकम्पोजिशन रहेगा, और एक नई चीज है। हाँ, और रिमेंबर का यूज हम क्यों कर रहे हैं, रिमेंबर का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा स्टेट है, जब भी रिकम्पोजिशन हो तो ये अपने रिकम्पोजिशन को सरवाइव कर पाए। जैसे काउंटर क्या होता है, बार बार रीसेट हो जाता है, स्टेट रीसेट तो नहीं होता, लेकिन जब रिकम्पोज होगा ना, तो हो सकता है ये फिर से 0 हो जाए। इसलिए हम यूज करते हैं रिमेंबर का। रिमेंबर क्या हेल्प करता है, किसी भी स्टेट को रिकम्पोजिशन को सरवाइव करने में हेल्प करता है। और अगर यहाँ पे रिमेंबर सेवेबल यूज कर लूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिकम्पोजिशन सरवाइव करने में तो हेल्प करेगा ही, साथ में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं हमारे ऐप के अंदर, तो उसमें भी हमारे स्टेट को सरवाइव करा ले जाएगा रिमेंबर सेवेबल। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जैसे
अगर हम फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं अपने डिवाइस का, या तो हम डार्क थीम से लाइट थीम में या लाइट थीम से डार्क थीम में कर रहे हैं, तो इस तरह चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, तो कहीं ये रीसेट ना हो जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं रिमेंबर सेवेबल का। अगर सिर्फ रिमेंबर का यूज़ करोगे तो जैसे हमने काउंट 50 तक कर डाला, ठीक है, अब हम रोटेट कर देते हैं डिवाइस, तो फिर से वो जीरो हो जाएगा अगर रिमेंबर सेवेबल यूज़ नहीं किया तो। ये फर्क होता है रिमेंबर एंड रिमेंबर सेवेबल में। तो इसके बाद हम कवर करेंगे हमारे साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स में यहाँ पे एक कमेंट कर क्वेश्चन लेता है हूँ। आफरीन का, अगर इसको हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है? टेक्स्ट फंक्शन में फिर से डिफॉल्ट वैल्यू कैसा सेट होगा आफ्टर इंक्रीमेंट? मतलब कहाँ पे? टेक्स्ट फंक्शन में किसकी, काउंटर की बात कर रही हो या काउंट की बात कर रही हो? आफ्टर इंक्रीमेंट डिफॉल्ट वैल्यू तो नहीं सेट हो रही है इसमें तो। काउंट। अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। हमने एक काउंट नाम का स्टेट बनाया जिसमें हम सिर्फ म्यूटेबल स्टेट का यूज करेंगे, म्यूटेबल स्टेट ऑफ हमारी वैल्यू 0। इसमें हमने रिमेंबर का यूज नहीं किया है, ठीक है। एक सेकेंड, हमने कुछ गलती की है, स्टेट ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं शायद हम। तो स्टेट डिफाइन करने का रुको, स्टेट डिफाइन करने का कुछ तरीका होता होगा, एक सेकेंड सर्च ही कर लेते हैं जैसे। स्टेट विदाउट यूजिंग रिमेंबर। अभी समझाता हूँ, देखना फर्क अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब ये, अरे यार इसमें तो हम्म तो रिकम्पोजिशन में क्या होता है कि अगर तुम कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो ना, तो वो बार बार कॉल होता है। तो अगर तुमने इनिशियली उसमें 0 वैल्यू डाल रखी है, अब वो दोबारा से कॉल होगा तो फर्स्ट लाइन से रन होगा। हाउ टू डिफाइन स्टेट विदाउट यूजिंग रिमेंबर इन जेटपैक कंपोज। यस, मैं समझाता हूँ। जैसे अगर सपोज करो कि तुमने एडिशन नाम का फंक्शन बना रखा है, उसको तुमने सिंगल एक बार कॉल कराया तो एक बार कॉल होगा, लेकिन अगर तुमने उसको 4 बार कॉल कराया तो वो 4 बार कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपोजेबल ऐसे एक फंक्शन होते हैं, लेकिन अगर इन्होंने, इन कंपोजेबल्स ने किसी भी स्टेट का यूज किया है अपने अंदर, अगर उस स्टेट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो कंपोजेबल्स क्या होंगे, री रेंडर होंगे। री रेंडर का मतलब ये हो रहा है कि दोबारा से कॉल होंगे। अब इसके अंदर जितने पैरामीटर डिफाइन होंगे दोबारा से इसमें पास होंगे। अगर अपडेट हो गई होगी उसकी वैल्यू तो अपडेटेड वैल्यू पास होगी। दोबारा से कॉल हो रहे हैं तो यूआई ड्रॉ करने का काम है इनका, तो री रेंडर हो रहे हैं एक तरीके से, है ना। रिकम्पोज बोल दो या तो री रेंडर बोल दो। तो जब पहली लाइन में आएंगे, अब ये काउंटर कंपोजेबल क्या है, दोबारा कॉल हो सकता है। जब ये पहली लाइन में आएंगे देखेंगे काउंटर यहाँ पे 0, इसमें इनिशियल वैल्यू क्या जा रही है, 0। अगर हमने सिर्फ रिमेंबर का यूज नहीं किया, डायरेक्ट इसमें 0 डाल रखा है ऐसे, ठीक है, तो वो रीसेट हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा 0 हो जाएगा। अभी रीलोड हो जाएगा, फिर दिखाता हूँ। जैसे ये 0 आ रहा है, ठीक है आफरीन, मैंने अब इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, वैल्यू तो बढ़ी है, ये काउंट प्लस प्लस तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि ये जो काउंट हमारा था ना, ये एक वेरिएबल था, स्टेट था नहीं। तो इसने क्या किया, अपने इस कंपोजेबल को रीरेंडर नहीं किया, तो इसकी बढ़ी हुई वैल्यू नहीं दिख रही थी। पहला तो ये हो गया। अब हम यूज करेंगे एक स्टेट का विदाउट, ऐसे ही तो डिफाइन किया था, एरर क्यों आ रहा था। प्राइवेट सेट अच्छा काउंटर डॉट वैल्यू प्लस प्लस, ओके। एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ हमने डिफाइन किया, ठीक है। क्या म्यूटेबल स्टेट ऑफ सिंगल वैल्यू होल्डर हुज रीड्स एंड राइट आर ऑब्जर्व बाय कंपोज, राइट।
सिस्टम। In your composable जैसे, एक सेकेंड, इसका यूज करने की जरूरत है क्या? इन कीवर्ड्स का तो मतलब ही नहीं समझ में आया। कोई नहीं, देखो मैं ये समझाता हूँ डायरेक्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि रिमेम्बर का क्या मतलब हो जाता है। बाय रिमेम्बर एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ। तो जब, वही मैं बता रहा था कि जब अगर वो नहीं यूज होगा, क्या रिमेम्बर का यूज नहीं करेंगे, तो जब ये काउंटर फंक्शन क्या कर रहा है, इसके अंदर हमने एक स्टेट डिफाइन किया। अब जब स्टेट क्या होगा, रीसेट होगा। जैसे स्टेट रीसेट हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका जो होस्ट कंपोजेबल है या जिन्होंने इसको यूज कर रखा है, जैसे इसने भी यूज कर रखा है, टेक्स्ट ने भी, बटन ने भी काउंट को यूज कर रखा है, और एक तो हमने काउंटर में क्रिएट किया है। तो जब रिकम्पोजिशन कॉल होगा, मतलब काउंटर रीड्रॉ होगा, टेक्स्ट रीड्रॉ होगा, बटन रीड्रॉ होगी। ठीक है, जब ये तीनों रीड्रॉ होंगे या रिकॉल होंगे, तो पहले पहली लाइन पे आएगा हमारा कोड। जब यहाँ पे काउंट वैल्यू रीसेट हो जाएगी, तो फिर तो अपडेटेड वैल्यू हमें वहाँ रीसेट वाली ही मिलेगी ना। मतलब वैल्यू तो हमने बढ़ाई, लेकिन यहाँ आते ही फिर रीसेट हो गई, ये दिक्कत हो जा रही है। तो इसलिए हम सरवाइव करने के लिए रिमेंबर का यूज करते हैं, ठीक है। और रिमेंबर सेवेबल का क्या काम होता है, अब जैसे हमने रिमेंबर के साथ किया, अब इंक्रीमेंट करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ेगी 4 5 6 7, क्योंकि अब रिकम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन वो पुरानी वैल्यू रिमेंबर रख रहा है कि पिछली 1 थी, तो ये वाली हमारी क्या है, जो पिछली वाली थी उसी में प्लस प्लस कर दे रहा है, और यहाँ शो कर दे रहा है। तो इस वजह से हमारा रिकम्पोजिशन कॉल नहीं होगा। अब जैसे सोच लो, साइड इफेक्ट पे आते हैं अब, कि साइड इफेक्ट का क्या काम होता है। आफरीन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला क्या इससे, कि कैसे रीसेट हो रही है वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट? रीसेट ऐसे हो रही है कि बाय डिफॉल्ट जेट पैक कंपोज ऐसे वर्क ही करता है कि अगर उसके अंदर कोई भी स्टेट तुम डिफाइन कर रहे हो ना, तो जब भी उसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो दोबारा कॉल होगा ही होगा। और रीसेट तब हो जाएगा जब पहली लाइन पे कोड आएगा, देखेगा यहाँ पे रिमेंबर नहीं था, तो वो पुरानी वैल्यू भूल चुका होगा। यहाँ पे जो भी हम म्यूटेबल स्टेट ऑफ डिफाइन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, जीरो, तो वापस से वो जीरो हो जाएगा, ये हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, रिमेंबर, तो वो पुरानी याद रखेगा, तो इसको दोबारा से रन नहीं करेगा। उसके बाद हाँ, अब हम देखते हैं साइड इफेक्ट। अब क्या है कि हमने ये तो जान लिया कि जेटपैक कंपोज में रिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, अब हमें इतना पता लग गया। तो कोई भी एक अच्छा डेवलपर ये तो नहीं चाहेगा ना कि हम कोई ऐसा कोड यहाँ पे रखें जो मल्टीपल टाइम हम रन नहीं करना चाहते। और सपोज करो कि एपीआई कॉल हमने यहाँ पे करा रखी है, ठीक है, हमने यहाँ पे करा रखा है अपने कंपोजेबल के अंदर, किसी के भी अंदर, यहाँ पे हमने कॉलम के अंदर हमने कुछ एपीआई कॉल करा रखी है सपोज, या काउंटर के अंदर ही सोच लो, यहाँ पे कोई एपीआई कॉल हुई है, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं नहीं चाहूंगा, एपीआई कॉल का फंक्शन ही बना लेते हैं ना, एक सेकेंड। मैं एक लिस्ट मंगा रहा हूँ एपीआई कॉल से, ठीक है, और वो एपीआई कॉल होगी गेट यूजर लिस्ट। ये हमारा फंक्शन है जो कि हम बना लेंगे, बस समझना, मैं समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। गेट यूजर्स लिस्ट, जो कि रिटर्न क्या करेगी, एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट ऑफ यूनिट एनी, लिस्ट ऑफ एनी रिटर्न करेगी, ठीक है। और हमने रिटर्न क्या कराया, एम्प्टी लिस्ट।
ठीक है, हमने ये रिटर्न करा दिया। ऐसा समझ लो कि हमने एक फंक्शन बनाया जो रियल में कुछ रिटर्न करेगा यूजर्स की लिस्ट। तो हमने मॉडल क्लास नहीं बनाई, हमने लिस्ट ऑफ एनी रिटर्न करा दिया और सिंपल हमने एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करा दी। अब हमको सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ऐसा हमको समझना है कि ये हमारे एपीआई कॉल से लिस्ट आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, हम चाहते हैं एक ही बार लिस्ट आए, लेकिन कंपोजेबल क्या हो रहा है, बार बार रिकम्पोज हो जा रहा है। अब कंपोजेबल्स की बाय डिफॉल्ट क्या नेचर है, ये रिकम्पोज हो सकते हैं, इसके अंदर कोई भी स्टेट चेंजेस होगा ये रिकम्पोज हो जाएंगे। तो हम तो नहीं चाहते ना कि हमारी ये एपीआई कॉल जो कि इतनी हैवी होती है बार बार कॉल हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या मिले होते हैं हमको, साइड इफेक्ट्स। और साइड इफेक्ट्स का क्या काम होता है, बियॉन्ड रिकम्पोजिशन अगर हमको कोई टास्क परफॉर्म करने हैं, साइड इफेक्ट्स। अगर कोई भी चीज हमको बियॉन्ड रिकम्पोजिशन चाहिए, मतलब कि हम नहीं चाहते कि रिकम्पोजिशन का इफेक्ट उन पे पड़े, तो हम उसके लिए यूज करते हैं साइड इफेक्ट्स का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, साइड इफेक्ट समझ में आ रहा है। रिकम्पोजिशन क्या है, 100 बार कॉल हो सकते हैं, 200 बार कॉल हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूजर यूज कर रहा होगा, मान लो बार बार कुछ कुछ चेंजेस हो जा रहे हैं, तो वो तो बार बार कॉल होते रहेंगे। तो क्या तुम 100-200 बार एपीआई कॉल करवाना चाहोगे? कोई करवाना चाहेगा? रिएक्ट करो हाँ या ना, थम्स अप या डाउन। अगर 100 बार रिकम्पोज हो रहा है तो क्या 100 बार कॉल करवाना चाहोगे एपीआई? नहीं करवाना चाहोगे ना। तो इसके लिए क्या मिले होते हैं हमको, साइड इफेक्ट्स। और साइड इफेक्ट्स का यूज हम कर सकते हैं कि ये सारा कोड जो है, जो सिंगल टाइम हम चाहते हैं रन हो या कुछ स्पेसिफिक टाइम पे रन हो, नहीं हम नहीं चाहते कि रिकम्पोजेबल का इफेक्ट उन पे पड़े, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स। तो जैसे हमको एक मिला हुआ है लॉन्च्ड इफेक्ट। लॉन्च्ड इफेक्ट क्या करता है, ये भी एक तरह से एक फंक्शन है, बट ये कंपोजिबल रिकम्पोजिशन में दोबारा रन नहीं होता। ठीक है, ये एक्सेप्शनल फंक्शन है। मान लो कि रिकम्पोजिशन तो होगा लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सिंगल टाइम जब लॉन्च होता है तुम्हारा कंपोजेबल तब रन होगा, और दूसरा जबकि इसकी की में कोई चेंजेस होते हैं। की क्या होती है, जो इसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे यूजर आईडी या काउंटर पास कर देते हैं, सपोज ऊपर जो काउंटर लिखा है ये पास कर देते हैं। अब जब इसकी वैल्यू में कोई चेंज होगा ना, इंटेंशनली हम चाह रहे हैं कि हो सकता है कि यूजर्स की लिस्ट मंगानी हो, तो हम पोस्ट आईडी के हिसाब से मंगा रहे हैं। ठीक है, पोस्ट आईडी के हिसाब से हमारी यूजर्स की लिस्ट, तो इसको कर देते हैं पोस्ट आईडी। ये रियल लाइफ सिनेरियो बन जाएगा, इससे तुम लोग और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ऐसा समझ लो कि जिस भी पोस्ट पे यूजर क्लिक करता है, तो उस पोस्ट में जितने कमेंटेड यूजर हैं उसकी लिस्ट मेरे को चाहिए थी। ठीक है, तो सपोज करो पोस्ट आईडी जिसकी थी 100 वाले के सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए थी जिन्होंने लाइक कर रखा है। यहाँ मेरे को चाहिए थी, तो मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर और यहाँ पे पोस्ट आईडी पास कर दूंगा। अब ये लिस्ट तभी अपडेट होगी जब पोस्ट आईडी में चेंजेस आएंगे। पहले यूजर ने क्लिक किया 152 आईडी वाली पोस्ट को, फिर यूजर ने किसी और पोस्ट को पे क्लिक किया, तो उसके लाइक्स भेजने होंगे अगर हमको। तो हम क्या करेंगे, हमारी जब ये की चेंज होगी तभी हमारा ये लॉन्च इफेक्ट ब्लॉक कॉल होगा। बाकी चाहे ये 100 बार कॉल हो, 200 बार कॉल हो, जितनी बार कॉल हो, कोई दिक्कत नहीं। रिकम्पोजिशन को होने दो। हमारा ये लॉन्च इफेक्ट तभी रन होगा जब फर्स्ट टाइम कंपोजेबल लॉन्च होगा, और उसके बाद जैसे ही पोस्ट आईडी चेंज होगी। तो सपोज करो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, बार बार अलग अलग पोस्ट में क्लिक कर रहा है, तो बार बार बदल के यूजर आईडी आएगी, मतलब पोस्ट आईडी। उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। ये एग्जांपल से थोड़ा चीजें क्लियर हुई गाइस? कुछ रिएक्ट करके बताओ। ओके, हेमंत, आफरीन, कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है, तो ये थे हमारे साइड इफेक्ट, जिसमें हम पहला देखें लॉन्च इफेक्ट। तो लॉन्च इफेक्ट का क्या काम होता है कि अगर तुमको इसके अंदर कोई एपीआई कॉल करानी है, नेटवर्क ऑपरेशन कराने हैं, तो वो सारी चीजें तुम इसके अंदर करा सकते हो। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ये भी दे देता हूँ कि एक पोस्ट आईडी लेता है, पोस्ट आईडी इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। तो ये हमने फेक सिनेरियो क्रिएट किया अपने यूज केस के हिसाब से
ये लॉन्च इफेक्ट तभी कॉल होगा जब पोस्ट आईडी चेंज होगी। और ये था हमारा लॉन्च इफेक्ट। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है नेटवर्क ऑपरेशन, आई वो डीबी ऑपरेशन जो भी होते हैं उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम कोरूटीन वगैरह लॉन्च कर सकते हैं लॉन्च इफेक्ट के अंदर। तो ये था हमारा लॉन्च इफेक्ट का काम। इसी तरह हमको मल्टीपल 7 से 8 साइड इफेक्ट मिले हुए हैं अलग अलग यूज केस के हिसाब से। तो हम वो देखेंगे कि सबका क्या काम होता है। ठीक है, हम उसको सबको रन करके देखने नहीं वाले हैं क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेसिफिक टाइप के सिनेरियो चाहिए होते हैं जो कि हम इतने छोटे से कोड बेस में हम नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लॉन्च इफेक्ट तो हम देख भी सकते हैं लेकिन हम्म, अच्छा चलो, लॉन्च इफेक्ट का हमको अगर देखना है तो क्या कैसे कर सकते हैं? कोई टोस्ट टोस्ट प्रिंट करा सकते हैं क्या यहाँ पे? लॉन्च इफेक्ट के अंदर टोस्ट। तो इसको कॉन्टेक्स्ट क्या देंगे? नहीं, कॉन्टेक्स्ट हम अलग तरीके से पास करते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करने का तरीका अलग होता है क्योंकि ये कंपोजेबल है। ठीक है, ये एक्टिविटी है नहीं। तो इसमें हाउ टू लॉन्च क्या टोस्ट इनसाइड मेन एक्टिविटी। अब जैसे ये सिनेरियो मेरे साथ भी अभी तक आया नहीं तो मुझे नहीं पता, तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ कि टोस्ट कैसे लॉन्च करना है किसी भी एक्टिविटी के अंदर। इसमें एक तरीका होता है कॉन्टेक्स्ट गेट करने का। हाउ टू गेट एनी context inside any composable। ये चैट जीपीटी को मैंने सेट करा रखा है कि सिर्फ सर बोलना है, तो इसलिए ऐसा बोलता है। हाँ, ये है हमारा कंटेक्स्ट। ठीक है, लोकल कंटेक्स्ट डॉट करंट। अब हम यहाँ पे पास कर देंगे कंटेक्स्ट, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार हमारा टोस्ट प्रिंट हो रहा है, नेटवर्क कॉल हो रहा है। अब काउंटर तो हो सकता है मल्टीपल टाइम कॉल हो जाए। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये रिकम्पोजिशन को सरवाइव कर पाता है या नहीं। पहले हम सिंपली टोस्ट करा के देखते हैं और एक बार इसके अंदर करा के देखेंगे। हमने ये बाहर करा दिया और काउंटर में हम चेंजेस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये बार बार टोस्ट हो रहा है क्या। चलो देखते हैं। हो सकता है काउंटर दोबारा कॉल नहीं हो, बटन कॉल हो सकता है दोबारा, क्योंकि काउंटर का डायरेक्ट यूज हमने किया है। हाँ, स्टेट रिकम्पोजिशन की एक और खास बात होती है कि ये सिर्फ अफेक्टेड पार्ट जो होता है ना हमारे यूआई का, उसी को चेंज करता है। जैसे काउंट से कौन कौन अफेक्ट हो रहा है? काउंट से हमारी बटन अफेक्ट हो रही है जो कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रही है, और हमने इसकी वैल्यू शो कराने के लिए टेक्स्ट कंपोजेबल में यूज किया है काउंट का। तो दो हमारे कंपोजेबल इफेक्ट हो रहे हैं, तो ओनली ये रिकम्पोज होंगे। ठीक है, बियॉन्ड इसके चीजें रिकम्पोज नहीं होंगी। बट हो सकता है कभी कभी ये जो हमारा पेरेंट है ना, ये भी तो कुछ स्टेट का यूज कर रहा होगा। अगर उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो ये रिकम्पोज हो जाएगा। तो उस यूज केस के हिसाब से मैंने ये लॉन्च इफेक्ट बताया है। ठीक है, ना कि हम ऐसे इंटरनल चीजों के लिए। फिर भी हम देख लेते हैं, ये मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी। तो चलो देखते हैं कि क्या ये बार बार टोस्ट प्रिंट होता है कि नहीं जब भी हम काउंट इंक्रीमेंट करते हैं। क्योंकि ये यूज किया है हमने चाइल्ड्स के अंदर, तो क्या पेरेंट रीरन होगा या नहीं ये देखना है हमें।
ठीक है, पेरेंट री रन होगा तो हमें पता कैसे चल जाएगा ये टोस्ट बार बार प्रिंट होगा, जबकि एक ही बार होना चाहिए। अब देखते हैं, Xiaomi कनेक्टेड है ना। इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले। सेट कंटेंट में काउंटर हो रखा है कि नहीं। और नोट्स वाले में कुछ एरर नहीं था उस दिन। परसों की क्लास में जो नोट्स वाला था ना इशू, वो ये था कि टाइटल हमने इधर लिस्ट तो बना दी थी, लेकिन मैंने यहाँ नोट में उसको सेट नहीं कराया था, जो भी हमको वैल्यू रिसीव हो रही थी पैरामीटर में। बस ये छोटा सा इशू था उस दिन, ज़्यादा कुछ बड़ा इशू ही नहीं था। हाँ, तो क्या होता है कि जब भी हमको कोई भी कंटेंट हमको शो कराना होता है ना हमारे स्क्रीन में, तो मेन एक्टिविटी के अंदर जो सेट कंटेंट होता है वो हमारा एकदम होस्ट होता है, मान लो एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे हम जो भी कॉल करा देंगे फंक्शन या कंपोजेबल, वही शो होगा हमको हमारी एक्टिविटी में। तो हमने यहाँ काउंटर को कॉल कराया, अब हम रन करेंगे ऐप को। थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक मैं क्या समझा सकता हूँ, मॉडिफायर समझा सकता हूँ आफरीन को। इसको ओपन कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ पहले तो। तब तक वेट कर रहे हैं, तब तक हम देख लेते हैं मॉडिफायर क्या होता है। ठीक है आफरीन, तुमने उस दिन मिस कर दिया था तो ध्यान से सुनना। मॉडिफायर एक तरह से पैरामीटर होता है हमारे कंपोजेबल में, जो क्या करता है कि हमारे किसी भी यूआई को ना कस्टमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है किसी भी यूआई में। जैसे हमारा टेक्स्ट नाम का एक कंपोजेबल है, अब हम इसमें यूआई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे जो बेसिक होते हैं, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, या फिर यहाँ पे डॉट लिखते ही ना तुमको सजेशन में, जैसे मॉडिफायर है, ये हमने नेम्ड आर्गुमेंट इसलिए दे रखे हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं इसी चीज पे जाके सेट होने चाहिए। ठीक है, तो मॉडिफायर नेम्ड आर्गुमेंट का हमने यूज किया, और यहाँ पे मॉडिफायर डॉट पैडिंग किया। ठीक है, अब पैडिंग में हमने क्या पास किया, वर्टिकल 10। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें क्या वर्टिकली, मतलब टॉप टू बॉटम दोनों साइड क्या है 10-10 dp का मार्जिन आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमको सजेशन में और चीजें आ जाएंगी, फिल मैक्स विड्थ आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, हाइट आ रहा है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज हम इसके थ्रू दे पाते हैं। तो ये होता है मॉडिफायर। तो एक बार दोबारा से वो क्लास कर लेना तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमारा रन हो चुका है काउंटर, एक बार दोबारा से रन करेंगे। हमने टोस्ट नहीं देखा कि टोस्ट प्रिंट हुआ या नहीं। हाँ, टोस्ट प्रिंट हुआ ना नेटवर्क कॉल का। ठीक है, अब हम इंक्रीमेंट करते हैं, दोबारा कॉल हो गया, ये देखो। क्यों क्यों कॉल हुआ, क्यों? अब इसका रीजन देखते हैं क्यों। नॉर्मल क्या है, हमने एक स्टेट बनाया काउंट, काउंटर के अंदर हमने उसको यूज किया काउंट को। ठीक है, अब जैसे ही काउंट में क्लिक करते हैं, मतलब बटन पे क्लिक करते हैं इंक्रीमेंट, तो क्या है काउंट प्लस प्लस हो रहा है। तो क्या हुआ, स्टेट की हमारे वैल्यू चेंज हुई। अब ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा रिकम्पोजिशन उन कंपोजल्स में जिनमें इनका यूज किया गया होगा। काउंट को कहाँ कहाँ यूज किया गया, पहला तो हमारे पेरेंट में, और दूसरा हमारे चाइल्ड्स में। जैसे पेरेंट के चाइल्ड ये दो हुए ना, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, रीड्रॉ हो रहे हैं, ये सारे रीड्रॉ हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, बार बार ये कॉल हो रहा है। अब जितनी बार तुम इंक्रीमेंट करोगे, ये देखो नेटवर्क कॉल लिख के आ रहा है, देखते जाओ आउटपुट में। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया रिकम्पोजिशन गाइस? कोई ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट तो था नहीं। ठीक है हेमंत, चलो अब देखते हैं कि लॉन्च इफेक्ट का फायदा क्या होता है। अब ये हमारे बियॉन्ड रिकम्पोजिशन जाएगी ये चीजें। हम क्या करेंगे, अपने टोस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, ये सिर्फ सिंगल टाइम कॉल होगा तब जब पहली बार हमारा कंपोजेबल कॉल होगा, या फर्स्ट टाइम जब इसका कंपोजिशन होगा, नॉट रिकम्पोजिशन, ओनली कंपोजिशन, जब ये कंपोज होगा फर्स्ट टाइम। कंपोज मतलब कि कॉल हो रहा है, बाकी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वर्ड ही चेंज हो रहे हैं बस।
बाकी काम वही हो रहा है। रिकम्पोजिशन बोल दो या बार बार कॉल हो रहा है, वैसा बोल दो। तो अब हमने इसके अंदर रख दिया, तो लॉन्च इफेक्ट क्या करता है कि ये हमारे कंपोजिशन को इग्नोर करते हुए रिकम्पोजिशंस को ओनली तभी इसमें चेंजेस लाता है जब हमारी ये पोस्ट आईडी चेंज होती है। वैसे चेंज नहीं होगा ये। जब पोस्ट आईडी चेंज होगी या फिर जो भी इसमें हमने की पास कर रखी है तभी ये कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओनली फर्स्ट टाइम होगा। तो अब हम जितनी बार इंक्रीमेंट पे कॉल करेंगे तो ऐसे जैसे टोस्ट आ रहा है ना, अभी देखो टोस्ट आ रहा है, नेटवर्क कॉल नेटवर्क कॉल। अब ये नहीं आना चाहिए। तो चलो देखते हैं गाइस, दोबारा से अब रन करते हैं ऐप को, क्या ऐसा हो पाता है या नहीं। अब नेटवर्क कॉल मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार होनी चाहिए, जब शुरू में ये काउंटर लॉन्च होगा। काउंटर लॉन्च हुआ, एक बार नेटवर्क कॉल करके आया, ये देखो। अब हम इंक्रीमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, एक भी बार कॉल नहीं हुआ, ये देखो। ये था हमारे लॉन्च इफेक्ट का फायदा। तो समझ में आया गाइस लॉन्च इफेक्ट? ओके, ग्रेट। अभी अभी क्या देखना है, बाकी के अदर साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है और थोड़ा और भी चीजें हैं। देखो, अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से देख लेते हैं कि इसमें क्या दी हुई है चैट जीपीटी ने। व्हाट आर द साइड इफेक्ट इन जेटपैक कंपोज? इन जेटपैक कंपोज साइड इफेक्ट आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू इंटरेक्ट आउटसाइड वर्ड। आउटसाइड वर्ड मतलब बोल रहा है कि कंपोजिशन में बार बार रिकम्पोजिशन होता है ना, तो उसके आउटसाइड जो चीजें अगर करनी है हमें, या फिर डू समथिंग वंस और कंडीशनली, कि मतलब या तो कोई चीज एक बार करनी हो या फिर किसी कंडीशन पे करनी हो हमें। नॉट ऑन एवरी रिकम्पोजिशन, की मतलब हर रिकम्पोजिशन में हमें ऑब्वियसली एपीआई कॉल तो नहीं करनी होगी। ये हो गया मेन साइड इफेक्ट्स। एपीआई कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला तो लॉन्च इफेक्ट है, जो मैंने बता दिया। इसका यूज है कि यू वांट टू लॉन्च कोरूटीन सेफली इनसाइड कंपोजेबल वंस और व्हेन की चेंजेस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोरूटीन, स्प्लैश स्क्रीन में अगर कुछ ऐसी चीजें एनिमेशन दिखा रहे हो या फिर और क्या चीजें हो सकती है, सिंगल एपीआई कॉल है कोई, तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये फेच यूजर नेम फॉर्म एपीआई, एपीआई का यूज कर लिया इसने, यही वाला एग्जांपल का जो हमने किया था उसी तरह था। अब रिमेंबर कोरूटीन स्कोप, इसका क्या काम होता है? यू वांट टू, व्हेन यू वांट टू लॉन्च अ कोरूटीन फ्रॉम अ इवेंट लाइक अ बटन क्लिक। अब जैसे तुमको कोरूटीन स्पेसिफिक टाइम पे कराना है रन, ठीक है, ना कि सिर्फ सिंगल टाइम पे। और जैसे कि लॉन्च इफेक्ट क्या है, हम किसी बटन क्लिक के अंदर नहीं लगा सकते किसी इसको, कि जब स्पेसिफिक कोई बटन क्लिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेव कर रहे हैं कुछ भी डेटाबेस में या फिर सर्वर में, तो हम जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं तो एक एपीआई कॉल होती है। तो लॉन्च इफेक्ट का क्या काम है? पहली बार जब ये रन होता है माई स्क्रीन तब लॉन्च होगा, तो इसको तो हम कॉल करा नहीं सकते बटन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रिमेंबर कोरूटीन स्कोप का यूज करेंगे। और वो क्या करता है, एक बार हमने उसका वेरिएबल बना लिया ऐसा स्कोप, ठीक है। अब बटन क्लिक के अंदर हमने क्या बना दिया, स्कोप डॉट लॉन्च। ये कब हो रहा है? जब कोई बटन क्लिक हो रही है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में, अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में हमको कोई चीज करानी है, तो हम रिमेंबर कोरूटीन स्कोप का यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोरूटीन लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम अ बटन लाइक, सॉरी, इवेंट लाइक बटन क्लिक। और एक क्या है, साइड इफेक्ट, सिंपल नाम ही है उसका साइड इफेक्ट। लॉन्च इफेक्ट टाइप से कुछ नहीं है, इसका नाम ही है साइड इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि ये हर रिकम्पोजिशन में रन होता है, हर रिकम्पोजिशन में, ना कि कंपोजिशन में। पहले टाइम शायद रन नहीं होगा ये, ठीक है। अगर ये देखना चाहते हो तो ये भी देख लेंगे एक बार। यू वांट टू रन अ ब्लॉक आफ्टर एवरी सक्सेसफुल रिकम्पोजिशन, मतलब लॉन्च इफेक्ट का अपोजिट। लॉन्च इफेक्ट क्या होता था, सिंगल टाइम जब पहली बार कंपोज होता था तब रन होता था, लेकिन पहली बार जब कंपोज हो रहा है तब रन नहीं होगा ये ओनली रिकम्पोजिशन पे, मतलब कि जब वो एक से ज्यादा बार कॉल हो रहा हो तब, तभी रन होगा।
तो इसका काम हम तब करते हैं जैसे हमको फॉर एग्जांपल हमको रिकम्पोजिशन काउंट करना है, समझ लो कि हम बस चेक करना चाहते हैं कि भाई अगर हमने काउंटर फंक्शन यूज कर रखा है तो ये कितनी बार कॉल हो रहा है। अगर तुमको ऐसे टाइप के कोई परफॉर्म कराने हैं ना, या फिर हमको काउंट मेंटेन करना है कोई, या फिर डिकम्पोजिशन हमारे लिए कुछ ऐसा मैटर करता है, तो उससे रिलेटेड कोई हमको एक्शन परफॉर्म कराने हैं ना, जो हमारे रिकम्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं, तो हम यूज करेंगे साइड इफेक्ट्स का। और हर किसी के यूज केस बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस हमको सिचुएशन मिलती जाएगी, जैसे जैसे हम उसको यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है। यूजफुल व्हेन एनालिटिक्स और लॉग व्हेन यूआई अपडेट्स। अब सपोज करो कि यूआई में तुम कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो कि जैसे यूजर की डीपी चेंज हो तुमको कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है, तो तुमने उसमें लगा रखा है ये साइड इफेक्ट, तो वहां पे यूज हो जाएगा। और भी सिनेरियो हो सकते हैं, कोई ऐसी सिंगल सिचुएशन नहीं है। डिस्पोजेबल इफेक्ट, इसके नाम से पता चल रहा है कि जब भी हमको कोई क्लीन अप ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जैसे कि It is एक्टिविटी लाइफ साइकिल हमने पढ़ा है ना, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल में क्या होता था कि जब भी हमको कोई ऐसे क्लीन अप चीजें करानी होती थी, तो या तो हम ऑन स्टॉप करते थे या ऑन डिस्प्ले में करते थे। इसका मतलब कि अगर हमको वीडियो प्लेयर हमने यूज कर रखा है, ठीक है, अब कोई ऐप से बाहर चाह रहा है तो हम नहीं चाहेंगे ना कि वीडियो हमारा चलता रहे, तो हम ऑन स्टॉप में क्या कर देते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं और प्लेयर को हम रिलीज कर देते हैं। तो वो सारी जो क्लीन अप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वो हम कर सकते हैं डिस्पोजल इफेक्ट में। तो ये कब होता है कि जैसे ही देखता है कि अब ये डिस्पोजल इफेक्ट क्या करता है कि किसी भी कंपोजेबल का जब लाइफ साइकिल या फिर मतलब जैसे एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने वाली थी तो क्या होता था, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड और ऑन स्टॉप मेथड कॉल होती थी। तो वैसे ही टाइप से मान लो कि इसके लाइफ साइकिल का एक लास्ट वाला ये वो है कि जब डिस्पोज हो रही होती हैं चीजें, तब तब ये रन होता है। तो कोई भी क्लीन अप ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं तो ऑन स्टॉप की तरह इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग समथिंग एंड क्लीन अप प्रॉपरली लाइक सेंसर्स, लाइफ साइकिल लिसनर्स। कोई भी ऐसी चीजें जो हैवी हैं और हम यूज नहीं करना चाहते, उनको क्लीन करना चाहते हैं तो करेंगे। डिराइव्ड स्टेट ऑफ का यूज क्या होता है? यूज व्हेन यू वांट टू ऑप्टिमाइज स्टेट ऑफ स्टेट डेट्स बेस्ड ऑन अनदर स्टेट। यू वांट टू ऑप्टिमाइज स्टेट अपडेट्स। अच्छा, जब कोई एक स्टेट अपडेट डिपेंड करता है किसी अनदर स्टेट पे, ठीक है, तो हम यूज करते हैं क्या, डिराइव्ड स्टेट का। स्ट्रेंथ नाम का जो हमारा स्टेट है ना, वो किन पे डिपेंड कर रहा है, ये पासवर्ड लेंथ अगर एक ग्रेटर देन होगी 10K, या पासवर्ड लेंथ अगर 5K, तो ये सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब ये सारी चीजों पे अगर डिपेंड कर रहा है, अगर इस तरह का कोई स्टेट तुमको डिफाइन करना है जो किसी अनदर स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि पासवर्ड हो सकता है कोई एक स्टेट हो, ठीक है, अगर इस पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, इसका डिराइव्ड स्टेट ऑफ का, कि हम उस स्ट्रेंथ को किससे डिराइव कर रहे हैं, इनका यूज करके डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। स्नैपशॉट फ्लो, ये इतना यूज नहीं होता यार वैसे तो, पर ठीक है, अपन देख लेते हैं सारी चीजें। यू वांट टू ऑब्जर्व अ कंपोज स्टेट इन अ कोरूटीन। अब तुम किसी भी कंपोज का स्टेट ऑब्जर्व करना चाहते हो ना, जैसे कि कंपोज में मल्टीपल स्टेट्स यूज होते हैं, ठीक है, अब तुम उसका स्टेट ऑब्जर्व करना चाहते हो, जैसे कि लाइव डेटा होता था, उसमें एक हमको ऑब्जर्वर मिलता था, वो क्या ऑब्जर्व करता था, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता था। तो स्नैपशॉट फ्लो तुमको हर एक अपडेट का स्नैपशॉट प्रोवाइड कराता है। स्नैपशॉट फ्लो ये देखो, कलेक्ट कंपोज स्टेट इन अ कोरूटीन, और इसको तुम कोरूटीन में यूज मतलब क्या कर सकते हो, यू वांट टू ऑब्जर्व कंपोज स्टेट इन अ कोरूटीन, इसको तुम कोरूटीन के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। और इसका मैं रियल लाइफ यूज केस में अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। ट्रैक स्क्रॉल पोजीशन विजिबिलिटी, रियल लाइफ सिनेरियो है इसके, पर हो गया, ये कोई ऐसी टफ चीज नहीं है, सिंपल इतना समझ लो कि स्नैपशॉट फ्लो का यूज होता है व्हेन यू वांट टू ऑब्जर्व अ कंपोज स्टेट इन अ कोरूटीन। किसी भी स्टेट को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हो किसी कोरूटीन के अंदर, तो हम यूज करेंगे स्नैपशॉट फ्लो का। प्रोड्यूस स्टेट, यूज व्हेन यू वांट टू लॉन्च अ कोरूटीन एंड प्रोड्यूस स्टेट फॉर यूआई डायरेक्टली। When you want to launch a coroutine and produce a state for UI directly. Produce initial value. Loading.
ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हम किसी प्रोसेस में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू उसकी क्या रहेगी, लोडिंग। लेकिन जब कोड के एपीआई कॉल के बाद वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे इस स्टेट में स्टोर हो जाएगी। तो स्टेट को अपडेट कहाँ से मिल रही है, हमारे गेट कोड फ्रॉम एपीआई, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक कोरूटीन लॉन्च हुआ और उसका जो भी रिजल्ट हुआ ये प्रोड्यूस स्टेट का यूज करके यूआई में हमने रिफ्लेक्ट कर लिया डायरेक्टली। ऐसा नहीं किया कि पहले हमने एक स्टेट बनाया, फिर एपीआई कॉल की, फिर जो भी उसकी वैल्यू आई हमने ऐसा सेट नहीं कराया, डायरेक्ट हमने करा दिया वो एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में। ये हुआ प्रोड्यूस स्टेट, और उसको हमने यूज कर लिया टेक्स्ट रिकम्पोजिशन में। तो जब भी कोड में कोई चेंजेस होंगे तो ये दोबारा री रेंडर हो जाएगा। रिमेंबर अपडेटेड स्टेट, कि जो प्रीवियस हमारा स्टेट रहा है उसको रिमेंबर करने के लिए यू आर इन अ कोरूटीन और साइड इफेक्ट बट यू वांट टू कीप द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ लेमडा और वेरिएबल। इसी भी तो देखो मेन मैटर क्या करते हैं हमारे, लॉन्च इफेक्ट, ठीक है, जो मोस्ट यूज्ड होते हैं। लॉन्च इफेक्ट, रिमेंबर कोरूटीन स्कोप, साइड इफेक्ट, डिस्पोजेबल इफेक्ट, डिराइव्ड स्टेट ऑफ। बाकी ये लास्ट के तीन ना बहुत ही रेयरली यूज होते हैं, लेकिन फिर भी आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो हर चीज को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना खुद से, और एक मैं प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूंगा जेटपैक कंपोज के लिए। तो रिकॉर्डिंग तो देख लेना, साथ में उस प्लेलिस्ट को भी देख लेना, चीजी कोड की प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, तो तुम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। और अपनी जो 3 पार्ट की जेटपैक कंपोज की क्लासेस रही हैं उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं, जिसमें जैसे स्टार्टिंग में जितने कंपोजेबल्स होते हैं सारे कवर किए गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्टेट रिकम्पोजिशन वगैरह अच्छे से समझे थे, ठीक है। तो ये था हमारा रिकम्पोजिशन। हमारा नेविगेशन पेंडिंग रह गया है, तो नेविगेशन के लिए हम ओपन कर लेते हैं अपना एक रीसेंट प्रोजेक्ट। नेविगेशन, तो नेविगेशन क्या होता है, अगर किसी ने नैव ग्राफ यूज किया है, नैव ग्राफ, नैव होस्ट, इसके इसके बारे में पता है सबको, विवेकानंद, आफरीन, हेमंत। नैव ग्राफ, नैव होस्ट एंड नैव कंट्रोलर। तो वैसी ही सारी चीजें अगर हमको जेटपैक कंपोज में यूज करना होता है तो हमारे पास है नेविगेशन कंपोज, ठीक है। उसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने किसी भी कंपोज में उसका जो फ्लो होता है ना वो डिफाइन करते हैं नेविगेशन का यूज करके। तो वही हमको देखना है कि कैसे करते हैं। ये हमारा बना हुआ ऑलरेडी एक पुराना प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे थे, जिसमें 3 यूजर फ्लो थे, एक एडमिन का और कुछ स्क्रीन थी जो कॉमन थी, तो उसको मैंने कॉमन फोल्डर में रखा है, और ये यूजर का फ्लो है। प्रोजेक्ट लोड हो रहा है गाइस। तो इसमें क्या होता है कि नैब होस्ट हम एक डिफाइन करते हैं, और नैब कंट्रोलर हम हर हर कंपोजर में पास करते जाते हैं। तो नैब कंट्रोलर क्या होता है, ये कंट्रोल कर सकता है कि तुम्हारा ऐप का फ्लो कैसा जाएगा, कि तुम किसी अदर कंपोजेबल में जाना चाहते हो तो नैब का यूज करके तुम जा सकते हो, ठीक है। अगर नैब जैसे इसमें हुआ ही होगा कहीं ना कहीं, तो नैब का यूज, लेकिन हम बेसिक से पढ़ेंगे। अच्छा चलो, चैट जीपीटी में तो कुछ चीजें ओपन ही थी। तब तक प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, तब तक हम अपनी थ्योरी कवर कर लेते हैं, फिर हम कोड पे आएंगे। तो नेविगेशन क्या है,
अगर हमको नेविगेशन मैनेज करना है हमारे जेटपैक कंपोज में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस लाइब्रेरी का, जो कि एंड्रॉइड की डिफॉल्ट लाइब्रेरी, ठीक है, नेविगेशन कंपोज। उसके लिए सबसे पहले हमको एक ये डिपेंडेंसी हमको वो करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट एंड्रॉइड नेविगेशन कंपोज, और उसकी लेटेस्ट अभी वर्जन ये चल रही है, जो कि हमको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, एक होता है नैव कंट्रोलर, दूसरा होता है नैव होस्ट, और तीसरा होता है कंपोजेबल फंक्शंस। इन तीनों का यूज करके हम पूरे ऐप का नेविगेशन डिफाइन करते हैं। तो नैव कंट्रोलर क्या होता है, ये ऐप का नेविगेशन मैनेज करता है और बैक स्टैक मैनेज करता है, कि जैसे ऐप में तुमको आगे जाना है, किसी दूसरी स्क्रीन में पीछे आना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा होगा कौन, नैव कंट्रोलर। और नैव होस्ट क्या होता है, जो कि पूरा तुम्हारा फ्लो डिफाइन करता है, पूरा ग्राफ डिफाइन करता है कि डेस्टिनेशन क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, रूट्स कौन कौन से अलग अलग हो सकते हैं, वो सारी चीजें डिफाइन करता है नैव होस्ट। और कंपोजेबल डेस्टिनेशंस क्या होते हैं, कि ये मल्टीपल कंपोजेबल स्क्रीन होते हैं। जैसे कि हमने लॉगिन के लिए एक कंपोजेबल बना लिया, जैसा मैंने पहले बताया था कि जेटपैक कंपोज में क्या करते हैं, हम मल्टीपल एक्टिविटी नहीं क्रिएट करते हैं। हर स्क्रीन के लिए, जैसे लॉगिन स्क्रीन है ना, उसके लिए सिर्फ एक फंक्शन बनाना है हमें, अलग से हम हर बार एक्टिविटी नहीं क्रिएट करने जाएंगे कि लॉगिन एक्टिविटी, साइन अप एक्टिविटी। एक सिंगल आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो, सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर रहता है, ठीक है। तो इसमें हम हर कंपोजेबल के लिए एक यूआई डिफाइन करेंगे, जिसमें कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए हमने स्टेट बनाया है, वही टेक्स्ट फील्ड अगर यूज करना हुआ तो ये